सच प्रीता को स्वीकार। खुशी का कन्यादान मैं और प्रिया नहीं बल्कि तुम और निशा करोगे, क्योंकि तुम दोनों को ही नैतिक रूप से ये अधिकार है। प्रमोद के ये कहते ही प्रदीप ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? खुशी आपकी बिटिया है। आपके कन्यादान का पुण्य आपको ही मिलना चाहिए। हम दोनों ये पुण्य आप दोनों से नहीं छीन सकते। प्रमोद कुर्सी से उठते हुए सामने बैठे प्रदीप को एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रदीप, तुम मेरी बहन के पति होने के कारण हमारे माननीय हो। तुमसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि खुशी का कन्यादान तुम दोनों ही करना। मैं खुशी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। प्रिया कहाँ है खुशी? उसे यहीं बुलाओ। प्रमोद के ये कहते ही प्रिया ने खुशी को आवाज़ लगाई। खुशी के आई माँ प्रति उत्तर को सुनकर निशा, प्रदीप, प्रिया व प्रमोद उसके आने का इंतज़ार करने लगे। खुशी के स्वागत कक्ष में प्रवेश करते ही चारों एक दूसरे के चेहरे ताकने लगे। खुशी ने सबको चुप देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, इस कमरे में तो कर्फ्यू लगा है और मुझे बताया भी नहीं गया। खुशी के ये कहते ही सबके चेहरे पर फैली गंभीरता थोड़ी कम हुई और सब मुस्कुरा दिए। निशा ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए खुशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, लाडो रानी, अब यहाँ बैठो और सुनो, भाई जी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। निशा के ये कहते ही खुशी भी एकदम गंभीर हो गई, क्योंकि उसने अपने पिताजी को ऐसा गंभीर इससे पहले 2 बार ही देखा था। एक बार जब बड़ी दीदी प्रिया की विदाई हुई और दूसरी बार जब तक मझली दीदी सारिका की विदाई हुई थी। दोनों बार पिताजी विदाई के समय बहुत गंभीर हो गए थे, पर रोए नहीं थे, जबकि माँ व बुआ जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खुशी बेटा, पिताजी के ये कहते ही खुशी के मुंह से अनायास ही निकल गया, जी पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? खुशी के इस प्रश्न पर प्रमोद कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हाँ बेटा, आज मैं अपने दिल पर पिछले 24 साल से रखे एक बोझ को उतार देना चाहता हूँ। हो सकता है आज के बाद तुम्हें लगे कि तुम्हारे पिताजी संसार के सबसे अच्छे पिताजी नहीं हैं, पर मैं सच स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बात तब की है जब मेरी 2 बेटियों का जन्म हो चुका था और तुम अपनी माँ के गर्भ में आ चुकी थी। मैं 2 बेटियों के होने से पहले ही निराश था। सब ने कहा, पता कर लो प्रिया के गर्भ में बेटा है या बेटी। यदि बेटी हो तो गर्भ की सफाई करा दो। मैंने तुम्हारी माँ के सामने ये प्रस्ताव रखा तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर मुझ पर बेटा पाने का जुनून था। मैंने तुम्हारी माँ से साफ साफ कह दिया था कि यदि टेस्ट को वो तैयार ना हो तो अपना सामान बांधकर मेरे घर से निकल जाए। तुम्हारी माँ मेरे दबाव में नहीं आई। ये देखकर मैं और भी बड़ा शैतान बन गया और एक रात मैंने प्रिया और सारिका सहित तुम्हारी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी माँ दर्द से कराहती हुई घंटों किवाड़ी पीटती रही, पर मैंने नहीं खोला। ये तुम्हारी दीदियों को लेकर मायके गई, पर वहाँ इसके भाई भाभी ने सहारा देने से मना कर दिया और कानपुर निशा व प्रदीप को इस सारे कांड की जानकारी फ़ोन पर दे दी तुम्हारे मामा जी ने। निशा और प्रदीप जी यहाँ आ पहुँचे। निशा ने तब पहली बार मेरे आगे मुंह खोला था। उसने दृढ़ स्वर में कहा था, भाई जी, भाभी के साथ आपने ठीक नहीं किया। मेरे भी 3 बेटियां हैं। यदि ये मुझे इसी तरह धक्का देकर घर से निकाल देते तब मैं कहाँ जाती और आप क्या करते?
ये तो दो बेटियों के होने पर ही संतुष्ट थे। मेरी ही जिद थी कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। तब ये तीसरे बच्चे के लिए तैयार हुए। अब सबसे ज़्यादा प्यार ये तीसरी बेटी को ही करते हैं। और आपने इस डर से कि कहीं तीसरा बच्चा बेटी ही न हो जाए, भाभी को फूल सी बिटिया के साथ रात में घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। पर अभी इन बच्चियों के बुआ फूफा मरे नहीं हैं। मैं लेकर जाऊंगी भाभी को बच्चों के साथ अपने घर। अब भाई जी, ये भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी है। मैं जानता था कि निशा मेरे सामने इतना इसलिए बोल पाई थी क्योंकि उसे प्रदीप का समर्थन प्राप्त था। मैंने गुस्से में कहा था, जाओ तुम भी निकल जाओ। निशा ने अपना कहा निभाया और तुम्हारी माँ व दीदियों को कानपुर ले गई। वहीं कानपुर में तुम्हारा जन्म हुआ। यहाँ मेरठ से मेरा तबादला भी कानपुर हो गया। स्कूल के एक कार्यक्रम में हमारे बैंक मैनेजर शर्मा जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उनके साथ मैं भी गया। वहाँ तुम्हारी प्रिया दीदी ने नृत्य का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रिया की नज़र जैसे ही मंच से मुझ पर पड़ी, वो नृत्य छोड़कर दौड़कर मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। वो बिलख बिलख कर रोने लगी और मैं भी। मेरी सारी हैवानियत को प्रिया के निर्छल प्रेम ने पल भर में धो डाला। मैनेजर साहब को जब सारी स्थिति का पता चला तो उन्होंने बीच में पड़कर सारा मामला सुलझा दिया। प्रिया ने जब पहली बार तुम्हें मेरी गोद में दिया, तब तुमने सबसे पहले अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे कान पकड़ लिए। शायद तुम मुझे डांट दिला रही थी। निशा, प्रदीप व प्रिया ने ये निश्चय किया था कि इस घटना का जिक्र परिवार में बच्चों के सामने कभी नहीं होगा। पर उस दिन से आज तक मुझे यही भय लगता रहा कि कहीं तुम्हें अन्य कोई ये न बता दे कि मैं तुम्हें कोख में ही मार डालना चाहता था। खुशी बेटा, ये सच है कि मैं गलत था। तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, पर आज अपना अपराध स्वीकार कर मैं राहत की सांस ले रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा। ये कहते ही प्रमोद की आंखें भर आई। खुशी ने देखा सबकी आंखें भर आई थी। खुशी कुर्सी से उठकर प्रमोद की कुर्सी के पास जाकर घुटनों के बल बैठते हुए बोली, पिताजी, ये सब मैं नहीं जानती थी। जानकर भी आपके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी में सच स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे लिए तो आज भी आप मेरे वही पिताजी हैं जो बैंक से लौटते समय मेरी पसंद की टॉफ़ियाँ अपनी पैंट की जेब में भर कर लाते थे और दोनों दीदियों से बचाकर 2-4 टॉफ़ी मुझे हमेशा ज़्यादा देते थे। और मैं भी पिताजी आपकी वही खुशी हूँ जो चुपके से आपके कोट की जेब से सिक्के चुरा लिया करती थी। नहीं पता चलता था ना आपको। खुशी के ये कहते ही प्रमोद ने उसका माथा चूम लिया। प्रदीप भी ये देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अब खुशी तुम ही निर्णय करो कि तुम्हारा कन्यादान मैं और निशा करें या तुम्हारे माता पिताजी। खुशी लजाते हुए बोली, फूफा जी, ये आप दोनों ही जाने। ये कहकर वो शर्माती हुई वहाँ से चली गई। प्रदीप ने प्रमोद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कन्यादान भाई साहब आप ही करेंगे और अब तो आपने अपने हर अपराध का प्रायश्चित भी कर लिया है। प्रदीप के ये कहने पर प्रमोद ने प्रिया व निशा की ओर देखा। उन दोनों की सहमियत पर प्रमोद ने भी लंबी सांस लेकर सहमियत में सिर हिला दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और आप लोग से विनती है ऐसा ना करें। बेटों की तरह बेटियों को भी पाल कर देखें, कितना प्यार देती हैं, जीवन के संध्या काल में कितना साथ देती हैं।
ऐसा साथ कोई नहीं देता बेटी के अलावा, क्योंकि उनको मालूम होता है क्या गम होता है माँ बाप से बिछड़ने का। बेटा तो सोचता है माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसा करो इनके साथ।